तो आज की क्लास में हम लोग सर्वेइंग के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीन विजुअल हो रही है? यस सर। यस सर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, पृथ्वी की सतह के भिन्न भिन्न बिंदुओं की सापेक्ष स्थितियां निकालने की कला को कहते हैं द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन। द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर बी है सर्वेइंग, ऑप्शन नंबर डी है जियोलॉजी सर्वेइंग, ऑप्शन नंबर डी है जियोडेटिक सर्वेइंग। पृथ्वी की सतह के भिन्न भिन्न बिंदुओं की सापेक्ष स्थितियां निकालने की कला को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर बी सर्वेइंग, ऑप्शन नंबर सी है जियोलॉजी सर्वेइंग मींस भूगर्भीय सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर डी है जियोडेटिक सर्वेइंग मींस भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। यहाँ पे बहुत लोगों के आंसर आ चुके हैं। निकिता, आयुषी पटेल, प्रियंका, इनका ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है। जानवी ऑप्शन नंबर सर्वेइंग, इसके बाद शुभम गुप्ता ऑप्शन नंबर बी। कुछ के यहाँ पे आंसर सी भी आया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह के भिन्न भिन्न बिंदुओं की सापेक्ष स्थितियां निकालने की कला को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वेक्षण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की भिन्न भिन्न बिंदुओं की सापेक्ष स्थितियां निकालने की कला को सर्वेक्षण कहते हैं, मीन सर्वेइंग कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या दे रखा हुआ है? वह सर्वेक्षण जिसे पृथ्वी के गोलीय आकार को नहीं मानते हैं। मींस ऐसा हमारा कौन सा सर्वेइंग है जिसमें पृथ्वी के कर्वेचर को नहीं मानते हैं? मींस इन which surveying the curvature of earth not considered? Which surveying the curvature of earth not considered? ऑप्शन नंबर ए है जियोडेटिक सर्वेइंग, ऑप्शन नंबर बी है जियोग्राफिकल सर्वेइंग। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है प्लेन सर्वेइंग एंड ऑप्शन नंबर डी है लैंड सर्वेइंग। यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक, ऑप्शन नंबर डी लैंड सर्वेइंग मतलब भू सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर सी प्लेन सर्वेइंग मतलब समतल सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर ए है इसका भूपृष्ठीय सर्वेक्षण मींस जियोडेटिक सर्वेइंग, एंड ऑप्शन नंबर बी है हमारा जियोग्राफिकल सर्वेइंग। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत लोगों के आंसर आए हुए हैं। निकिता वर्मा ऑप्शन नंबर बी, छोटू राजा ऑप्शन नंबर सी, शुभम ऑप्शन सी। कुछ लोगों के यहाँ पे आंसर हमारा पुनीत कुमार ऑप्शन नंबर बी, हिमांशु राजपूत ऑप्शन नंबर बी, अंशुल राजपूत ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक्षा ऑप्शन बी, जानवी ऑप्शन बी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है? ऐसा कौन सा सर्वेक्षण है जिसमें हम लोग कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं? तो आंसर हम बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। ठीक, हमारे जो सर्वेक्षण होता है, सर्वेइंग हमारे दो टाइप्स के होते हैं, यानी टू टाइप्स। कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्लेन सर्वेइंग, और सेकेंड पॉइंट है इसका हमारा कौन सा? जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग की हिंदी क्या होती है? समतल सर्वेक्षण। जियोडेटिक की हिंदी क्या होती है? भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। हम लोगों ने जो अपने सर्वेक्षण पढ़े हुए थे टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, वो दो टाइप्स के पढ़े हुए थे। कौन कौन सा? प्लेन सर्वेइंग एंड सेकंड कौन सा पढ़ा हुआ था? जियोडेटिक सर्वेइंग। दोनों की क्वालिटी क्या थी कि प्लेन सर्वेइंग पे
प्लेन सर्वेइंग पे हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करेंगे। प्लेन सर्वेइंग पे क्या होगा हमारा, कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ नॉट कंसीडर्ड। जो हमारा अर्थ का ये पृथ्वी पे कर्वेचर है, उस कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे। बट जियोडेटिक सर्वेइंग में हमारा क्या था, ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, मतलब पृथ्वी पे हमारा जो वक्र आ रहा है, ठीक, उस वक्र को, उस कर्व को हम लोग क्या करेंगे, इस पे कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पे उसने कुछ और भी क्राइटेरिया दिया हुआ था कि हमारा एरिया कितने तक हो, एरिया की कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ था कि यदि हमारा 250 स्क्वायर किलोमीटर तक एरिया है, यदि हमारा एरिया कितना है 250 स्क्वायर किलोमीटर तक है, तो उस कंडीशन पे वहां पे जो हम लोग क्या करेंगे, प्लेन सर्वेइंग में कंसीडर करेंगे उसे। यदि हमारा एरिया कितना है 250 स्क्वायर किलोमीटर है, 250 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक, उस केस तक जो हम लोग उसका सर्वेक्षण करेंगे वो प्लेन सर्वेइंग के अंतर्गत करेंगे। यदि यही एरिया हमारा बढ़ करके 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है, तो इसके बाद में जो उसका सर्वेक्षण होगा, ये सर्वेइंग हम लोग करेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग के अंतर्गत करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका हमारा आंसर क्या होगा। उसने क्या बोला हुआ है, ऐसा कौन सा सर्वेक्षण है कि जहाँ पे हम लोग कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, तो कौन सा होगा, प्लेन सर्वेइंग। तो यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा हुआ हमारा जियोडेटिक सर्वेइंग, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जियोग्राफिकल सर्वेइंग, एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है प्लेन सर्वेइंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, वह सर्वेक्षण जिसमें पृथ्वी के गोली आकार को मानते हैं, मतलब इन विच सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, इन विच सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। देख लो यहाँ पे, इंग्लिश वाले समझते जाएं, इन विच सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। ठीक, ऐसा हमारा कौन सा सर्वेक्षण होता है कि जिसमें हम पृथ्वी के कर्वेचर को वहां पे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या कंसीडर करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा दे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, जियोडेटिक सर्वेइंग, ऑप्शन नंबर ए है जियोडेटिक सर्वेइंग, ऑप्शन नंबर बी है प्लेन सर्वेइंग, ऑप्शन नंबर सी है जियोग्राफिकल सर्वेइंग, एंड ऑप्शन नंबर डी है लैंड सर्वेइंग। यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भूपृष्ठीय सर्वेक्षण, दूसरा ऑप्शन है समतल सर्वेक्षण, तीसरा ऑप्शन है भौगोलिक सर्वेक्षण, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है, भू सर्वेक्षण। ओके, यहाँ पे काफी लोगों के आंसर भी आए हुए हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम आंसर आए हुए हैं सभी का क्या है, 3 का ए। ओके, देख लेते हैं 3 का ए ऑप्शन क्या है, जियोडेटिक सर्वेइंग। ओके, राइट आंसर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि जो जियोडेटिक सर्वेइंग होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग पे कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, इन जियोडेटिक सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। ओके, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा हुआ है, इस सर्वेक्षण में सतह की रेखाएं वक्राकार मानी जाती हैं, इस सर्वेक्षण में सतह की रेखाएं वक्राकार मानी जाती हैं तथा गोली त्रिकोणमिति प्रयोग की जाती है। इस सर्वेक्षण में सतह की रेखाएं वक्राकार मानी जाती हैं तथा गोली त्रिकोणमिति प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा समतल सर्वेक्षण मींस प्लेन सर्वेइंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे भौगोलिक मींस जियोग्राफिकल सर्वेइंग, भौगोलिक सर्वेक्षण का मींस क्या होगा, जियोग्राफिकल सर्वेइंग, भू सर्वेक्षण का मींस यहाँ पे क्या होगा, लैंड सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग, भौगोलिक का मींस क्या होगा, जियोग्राफिकल, और भूपृष्ठीय के मींस क्या होगा, जियोडेटिक। ठीक, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कौन सा है, प्लेन सर्वेइंग, दूसरा ऑप्शन कौन सा है, जियोग्राफिकल सर्वेइंग,
एंड थर्ड ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी लैंड सर्वेइंग, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जियोडेटिक सर्वेइंग। इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की सतह, ये सतह की रेखाएं वक्राकार मानी जाती है तथा गोलीय त्रिकोणमिति प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, अभिषेक साहू, शुभम गुप्ता, अंशुल राजपूत, जिनका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, इन सब लोगों का राइट आंसर है। अभी हम लोगों ने जस्ट पहले डिस्कस किया हुआ था कि जो हमारा जियोडेटिक सर्वेइंग होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग पे कर्वेचर को कंसीडर्ड करते हैं। जब वहां पे हम लोग कर्वेचर को कंसीडर कर रहे थे तो क्या करेंगे, जब सतह की रेखा वक्राकार होंगी, हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि जब वो वक्राकार हैं, तो वक्राकार मानने का मतलब क्या है कि हम लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे हमने माना क्या है कि सतह की रेखा वक्राकार मानी जाती है, गोलीय त्रिकोणमिति प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मींस जियोडेटिक सर्वेइंग। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो किसी का भी गलत ना होना चाहिए। यदि सर्वेक्षण 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 मीटर के बराबर हो तो आरएफ फाइंड कीजिए। यदि सर्वेक्षण 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 मीटर हो तो आरएफ फाइंड कीजिए, तो निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये आंसर किसी का भी गलत ना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 1/30, ऑप्शन नंबर बी है 1/3, ऑप्शन नंबर सी है 1/3000 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1/300। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दे रखा हुआ है, यदि सर्वेक्षण 1 सेंटीमीटर बराबर 30 मीटर के बराबर हो तो निरूपक भिन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए है 1/30, ऑप्शन नंबर बी है 1/3 एंड ऑप्शन नंबर सी है 1/3000, ऑप्शन नंबर डी है 1/300। ओके, तो यहाँ पे आंसर कुछ लोगों के सी भी आ रहे हैं, अपर्णा चाकवार, निकिता वर्मा, हिमांशु राजपूत, छोटू राजा। बेटा मैंने बोला हुआ था कि क्वेश्चन के आगे यदि तुम लोग आंसर दे रहे हो उसके आगे क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करते जाओ, ऐसे मालूम नहीं कर पड़ता है कि तुम लोग किसका आंसर दे रहे हो, 4th का आंसर दिया है या 5th का आंसर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसका हमारा आंसर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि आर एफ बराबर क्या होता है, आर एफ बराबर मैप डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस। ओके, मैप डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इस पे क्वेश्चन पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 मीटर। तो मैप हमारी डिस्टेंस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी दे रखी 30 मीटर, और इस 30 मीटर को मीटर से सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर लो। जब से मीटर से सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारा किस में हो गया, ये सेंटीमीटर पे हो गया। जब ये सेंटीमीटर पे हो गया तो कितना आ जाएगा, 1/3000, 1/3000 ये हमारी क्या आ गई, आरएफ आ गई। यानी आरएफ का फार्मूला क्या होता है, नक्शे पे दी गई दूरी बटे वास्तविक दूरी। आरएफ का हमारा फार्मूला क्या होता है, मैप डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस, मींस नक्शे पे दी गई दूरी बटे वास्तविक दूरी। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है आरएफ का। तो इस बेस से हमने यहाँ पे रख के पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे जो हमारी मैप डिस्टेंस दे रखी हुई थी, मैप डिस्टेंस हमें कितनी मालूम थी 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैप डिस्टेंस के साथ साथ जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस थी, एक्चुअल डिस्टेंस हमें कितनी मालूम है 30 मीटर। एक्चुअल डिस्टेंस कितनी मालूम है 30 मीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि पैमाना रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इतना है, ठीक, यदि पैमाना रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मींस निरूपक भिन्न 1/10,000 है तो पैमाना होगा। उसने क्वेश्चन में आरएफ दे रखा हुआ, जस्ट अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है उसी का अपोजिट क्वेश्चन है कि उसने यहाँ पे हमें आरएफ दे दी है। अब आरएफ से पूछ रहा है कि अब इसकी स्केल बताइए, आरएफ से हमसे पूछ रहा है कि इसकी स्केल बताइए। यहाँ पे काफी लोगों के आंसर आए हुए हैं, 6 का बी भी आ रहा है, 6 का ए भी आ रहा है। ओके, यहाँ पे बी भी आंसर आया हुआ है, ए भी आंसर आया हुआ है। ये शॉर्टकट वालों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 6 मेंशन करते जाइए, क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करते जाइए। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो हमारे पास जो आंसर है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा हुआ है
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर एंड ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। ओके, इस प्रकार से हमें 4 ऑप्शन मालूम है। पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहले ऑप्शन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखो, जब हम लोग पहले ऑप्शन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी हमारे आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, आरएफ बराबर होता है मैप डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे मैप डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 10 की पावर 5 हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होता है, तो 10 की पावर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर से हमारा सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर 5। ओके, ये हो गया। लेकिन ये आंसर हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा हुआ उससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या है 4 जीरो है, लेकिन यहाँ पे हमारे कितने जीरो आए हैं, यहाँ पे 5 जीरो आए हैं, यानी ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। अब चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी को एक बार जरा देख लो, कितना दे रखा है मैप डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और इसकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, और जब इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 इंटू 100। ठीक, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना बचेगा 1 अपॉन 10 की पावर 4। ओके, 1 अपॉन 10 की पावर 4। तो यहां से देखो ये आंसर हमारा जो का तो जो क्वेश्चन में दे रखा हुआ सेम उसी से मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो 6 वाले हैं, 6 वाले एक बार देख लो, जो 6 पे जिन्होंने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है वो लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें कि कैसे होगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर है, और जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर बराबर हमारा कितना होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, उस पे 100 मीटर ऑलरेडी दे रहा है, जब 100 मीटर दे रहा है यानी 2 जीरो पहले से है, तो 2 जीरो और प्लस 2 जीरो कितने हो गए 4 जीरो हो गए, और यहाँ पे भी देखो हमारा कितना दे रखा है 4 जीरो ही दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, और भी 2 ऑप्शन दे रखे हुए उनको भी चेक कर लेते हैं कि उस पे कितना आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी पे देखो, सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर अपॉन 10, और मीटर पे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी 1 अपॉन 1000। ओके, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी का आ गया। अब इस ऑप्शन नंबर डी को एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी से हमारे कितनी आरएफ निकल के आ रही है। ऑप्शन नंबर डी के देख लो, उसने कितना दे रखा हुआ 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा मैप और एक्चुअल, और जब 10 किलोमीटर को और 5 1 अपॉन 10 की पावर 6, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या दे रखा है, इस पैमाने से केवल इकाई तथा इकाई का 10वां भाग ही पढ़ा जा सकता है। इस पैमाने से ऐसी कौन सी स्केल होती है, 10th वाला जो पार्ट होता है उसको ही कहा जा सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है प्लेन स्केल, ऑप्शन नंबर बी है डायगोनल स्केल, एंड ऑप्शन नंबर सी है इसका हमारा वर्नियर स्केल, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी गलत। यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन कौन कौन से थे देख लो, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा था प्लेन स्केल, ऑप्शन नंबर बी था डायगोनल स्केल, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है वर्नियर स्केल, एंड ऑप्शन नंबर डी है कि सभी उपरोक्त सभी गलत। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ऐसी कौन सा पैमाना है, ऐसा कौन सा स्केल है या ऐसा कौन सा पैमाना है कि जिसपे हम लोग सिर्फ ओनली यूनिट और 10th वाले पार्ट को ही पढ़ते हैं, यूनिट और 10th वाले पार्ट को ही पढ़ते हैं।
ऐसी स्केल हमारी कौन सी होती है? यहाँ पे काफी लोगों के आंसर आए हुए हैं। 8 का बी, पहले 7 पे चलो, 8 पे मत पहुंचो पुनीत। शुभम गुप्ता 7 का सी, सत्येंद्र 7 ए, अभिषेक साहू 7 बी, सर नित्ता वर्मा 7 ए। तो यहाँ पे देखो, सर बता बेटा। बोलो सर बोलो। इस क्वेश्चन को एक बार आप इंग्लिश में रिपीट कर दो। ऐसी कौन सी स्केल है? 7th वाले इन को। विच स्केल? क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि इन विच स्केल वी रीड, ठीक, या इन विच स्केल वी रीड ओनली यूनिट्स एंड टेंथ पार्ट। ऐसी कौन सी स्केल होती है जिसपे हम लोग यूनिट और टेंथ वाले पार्ट को ही रीड करते हैं? इन विच स्केल वी रीड यूनिट एंड टेंथ पार्ट। उसके सिर्फ इकाई और 10वें भाग को ही पढ़ा जा सकता है। ऐसी कौन सी स्केल होती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है प्लेन स्केल, ऑप्शन नंबर बी है डायगोनल स्केल, एंड ऑप्शन नंबर सी है हमारा वर्नियर स्केल, एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा दे रखा हुआ है क्वेश्चन पे। सभी ऑप्शन गलत हैं। तो बताइए यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जिसपे हम लोग यूनिट को और टेंथ वाले पार्ट को ही कंसीडर करते हैं, या यूनिट और टेंथ वाले पार्ट को ही यहाँ पे पढ़ते हैं। बेटा फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पहले यही बताया गया था कि जो हमारी प्लेन स्केल होती है, प्लेन स्केल पे ओनली 2 डायमेंशन को पढ़ते हैं, और जो कि मैंने कल वाली क्लास में भी बताया हुआ था। मैंने जो सर्वेइंग की कल क्लास ली हुई थी उसमें बताया हुआ था कि यदि हमारी प्लेन होता है, साधारण मापनी होती है, तो साधारण मापनी हम लोग क्या करते हैं? ओनली 2 डायमेंशन को ही रीड करते हैं, 2 डायमेंशन को ही रीड करते हैं। और वहां पे जो डायमेंशन होती है, तो पहली 1 होगी तो दूसरी 10 होगी। उनके बीच में ओनली हमारा क्या होगा? 10th का डिफरेंस होगा। उनके बीच में 10th का डिफरेंस होगा। फर्स्ट वाली यदि यूनिट होगी तो सेकंड वाली क्या होगा? तो उसका 10th पार्ट होगा। ओके, फिर यहीं पे हमारा जो नेक्स्ट आता है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल पे हम लोग क्या करते हैं? वहां पे 3 डायमेंशन एक साथ दी जाती हैं। वहां पे 3 डायमेंशन हमारी एक साथ होती हैं। वहां पे जो यूनिट होती है कौन कौन सी होती हैं? 1 होगी, 10th होगी और 100th होगी। ध्यान देना, डायगोनल स्केल पे 1, 10th और 100th होगी। प्लेन स्केल पे सिर्फ ओनली 2 यूनिट होती हैं, तो 1 और 10 होगी, 1 और 10 होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्लेन स्केल, ऑप्शन नंबर ए साधारण मापनी प्लेन स्केल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेन स्केल मीन साधारण मापनी। ओके, डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा हुआ है? इस पैमाने से इकाई को 100वें भाग तक पढ़ा जाता है, ठीक। इन विच स्केल वी रीड, इन विच स्केल वी रीड या वी रिप्रेजेंट यूनिट टू 100th पार्ट। ऐसी कौन सा पैमाना है, ऐसी कौन सी स्केल है जिसपे हम लोग इकाई से लेकर के, मतलब यूनिट से लेकर के 100 पार्ट तक कैलकुलेशन करते हैं, या 100 पार्ट तक कंसीडर करते हैं। यूनिट से लेके 100th पार्ट तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो 100 का मतलब क्या है कि हमने पहले 1 लिया, 1 के बाद 10th लिया, और 10th के बाद फिर हमने कितना कंसीडर किया? यहाँ पे 100th पार्ट कंसीडर किया। और अभी मैंने जस्ट बताया हुआ था कि जिसमें हमारे ये तीनों आते हैं, 1 होगा, 10th होगा, 100th होगा, वो हमारी स्केल कौन सी होगी? डायगोनल स्केल होगी। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन भी दे रखे हुए हैं, इस पैमाने से इकाई को 100वें भाग तक पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है सरल पैमाना। सरल पैमाने का मतलब क्या होगा हमारा? यहाँ पे प्लेन स्केल, प्लेन स्केल। ओके, ऑप्शन नंबर बी है विकर्ण पैमाना। विकर्ण पैमाने का मतलब हमारा क्या हो गया? यहाँ पे डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दे रखा हुआ हमारा वर्नियर पैमाना, मींस वर्नियर स्केल। एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है कि सभी रॉन्ग हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हमारी विकर्ण पैमाना होता है, यानी विकर्ण मापनी होती है, या डायगोनल स्केल होती है, इस पे हम लोग 3 डायमेंशन को कंसीडर करते हैं, और उनके बीच में जो वहां डिफरेंस होता है, तो 1 to 100 का डिफरेंस होता है। मींस पहली जो वहां पे यूनिट होगी 1 होगी, दूसरी 10th होगी, और तीसरी 100 होगी। जैसे मीटर, अब मीटर के बाद देख लो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझना, एक चीज यहाँ पे देख लो, जैसे हमारा मीटर दे रखा है। ओके, 1 मीटर है, 1 मीटर के बाद क्या हो जाएगा? मीटर से जो हमारा छोटा पार्ट होता है कौन सा होता है?
मीटर के बाद डेसीमीटर, मीटर के बाद हमारा क्या आता है, मीटर, मीटर के बाद डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यदि हमारा कहीं पे स्केल दे रखी है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, उसका यूनिट और 100th पार्ट है। और इसमें हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी स्केल पे, अपनी अभी सभी के पास स्केल होगी, स्केल ओपन करके देख लेना उठा करके, उसमें 100 के ब्लॉक मतलब 10 के ब्लॉक बने होते हैं। जब उस पर 10 के ब्लॉक बने होते हैं, यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आना चाहिए, तो पहला यूनिट होगा, यूनिट के बाद फिर 10th आएगा, और 10th के बाद फिर क्या आएगा, 100th आएगा। यानी इधर से लेकर के जो हमारा डिफरेंस है कितने का है, 100 का है। तो ये हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, डायगोनल स्केल में कंसीडर करेंगे। वहीं पे यदि हमारा किसका डिफरेंस होता, ओनली 1 और 10 का डिफरेंस होता, मतलब मीटर होता, और मीटर के साथ हमारा क्या होता, डेसीमीटर होता। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो जब हमारा 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है, तो उस केस में हमारी कौन सी पैमाना हो जाता, आंसर क्या हो जाता, तो हमारा इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाता। ओके, लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि इस पैमाने से इकाई को 100वें भाग तक पढ़ा जाता है, मतलब 1 to 100th पार्ट को यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, या 100th पार्ट को यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। तो इस केस में इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डायगोनल स्केल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है सर, क्वेश्चन नंबर 9 सर हमारा, बोलो 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 वर्नियर में भाई, सर वर्नियर में कितने भाग तक पढ़ सकते हैं? वर्नियर पे हमारा जो होता है, यानी वर्नियर का जो सबसे छोटा भाग होता है अपॉन जो उसके ब्लॉक्स होते हैं, ठीक, वो हमारा लीस्ट काउंट कहलाता है। यहाँ पे उसी से रिलेटेड है। यदि वर्नियर के मुख्य पैमाने के सबसे छोटे भाग का मान एस है, वर्नियर का जो हमारा मेन स्केल है, मेन स्केल के सबसे छोटे भाग का जो सबसे छोटे भाग की वैल्यू क्या है, एस दे रखी है, तो उसका जो हमारा सहायक पैमाने के विभाजकों की संख्या है, सहायक पैमाने के विभाजकों की संख्या है, वो कितनी दे रखी है, एन दे रखी है। तो उसका हमारा लीस्ट काउंट क्या होगा, उसका हमारा लीस्ट काउंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है n इंटू एस, ऑप्शन नंबर बी है n अपॉन एस, और ऑप्शन नंबर सी है s अपॉन n, और ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी गलत। जो हमारी वर्नियर स्केल होती है, वर्नियर स्केल में दो प्रकार के पैमाने होते हैं, मींस 2 टाइप्स के पैमाने होते हैं, 2 स्केल होते हैं वर्नियर स्केल में, 2 स्केल होते हैं। कौन कौन से स्केल होते हैं, सबसे पहले ये आप बताइए, वर्नियर स्केल में कौन कौन से स्केल होते हैं, वर्नियर स्केल में कौन कौन से स्केल होते हैं, एक तो हमारी मेन स्केल होती है, दूसरी कौन सी होती है, वर्नियर स्केल पे कौन कौन सी स्केल होती हैं, बेटा डायगोनल नहीं पूछ रहा हूं मैं, वर्नियर स्केल पे दो पैमाने बने होते हैं, वर्नियर स्केल पे दो पैमाने बने होते हैं, एक पैमाने को हम लोग बोलते हैं मुख्य पैमाना, और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं सहायक पैमाना। एक पैमाने को बोलते हैं मुख्य पैमाना, और दूसरे पैमाने को हम लोग बोलते हैं सहायक पैमाना। वर्नियर स्केल की बात कर रहा हूं मैं नॉर्मल स्केल की बात नहीं कर रहा, जो मनीष विश्वकर्मा तुम आंसर दे रहे हो डायगोनल और सिंपल। जो हमारी वर्नियर होती है, वर्नियर कैलिपर्स पे जो हमारे स्केल बने होते हैं, पैमाने बने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है मुख्य पैमाना, और दूसरा हमारा होता है क्या, सहायक पैमाना। तो यहाँ पे जो उसका हम लोग लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करते हैं, तो लीस्ट काउंट हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, मुख्य पैमाने के एक ब्लॉक की, मतलब मुख्य पैमाने के एक ब्लॉक की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, मुख्य पैमाने के एक ब्लॉक की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, अपॉन अपॉन जो हमारा सहायक पैमाना होगा उसके विभाजकों की संख्या। यानी यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एस अपॉन एन। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस अपॉन 9, एस अपॉन एन। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दे रखा हुआ है, जियोग्राफिकल मैप के लिए
जियोग्राफिकल मैप के लिए या भूगोलिक नक्शों के लिए हम लोग निरूपक भिन्न कितनी रख सकते हैं? जियोग्राफिकल मैप के लिए जो आरएफ हम लोग कंसीडर करते हैं हो सकता है, कितना हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 1/10,000, ऑप्शन नंबर बी है 1/5 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 1/1500 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1/100। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दे रखा हुआ है? भौगोलिक नक्शे जियोग्राफिकल मैप के लिए निरूपक भिन्न आरएफ हम लोग कितनी रखते हैं या कितनी रख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1/10,000, ऑप्शन नंबर बी है 1/5 लाख एंड ऑप्शन नंबर सी है 1/1500, ऑप्शन नंबर डी है 1/100। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनीत ऑप्शन नंबर बी, मनीष विश्वकर्मा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूगोलिक नक्शों के लिए या जियोग्राफिकल मैप्स के लिए हम लोग जो आरएफ कंसीडर करते हैं वो कितनी लेते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी 1/5 लाख। 1/5 लाख ये वैल्यू हम लोग वहां पे रख सकते हैं, ये वैल्यू वहां पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। मींस जो सबसे ज्यादा वैल्यू है, देखो यहाँ पे जैसे हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, यदि हमें नहीं आ रहा है फिर भी हम लोग गैस कर सकते हैं कि हमें एक जियोग्राफिकल मैप बनाना, भूगोलिक नक्शा बनाना है, भूगोलिक नक्शा। ठीक, अब भूगोलिक नक्शे की मैंने बताई हुई थी जो हम लोग आरएफ रखते हैं, आरएफ बहुत क्या होती है? बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू प्लान। इन कंपैरिजन टू प्लान जो हमारी मैप की, इन कंपैरिजन टू प्लान मैप की जो स्केल होती है वो क्या होती है? आरएफ बहुत लीस्ट होती है, लीस्ट वैल्यू होती है। यहाँ पे देखो सबसे कम वैल्यू हमारी कौन सी है, सबसे लीस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सी है? तो यहाँ पे जो सबसे लीस्ट आंसर है हमारा 1/5 लाख। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी 1/5 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 हमारा क्या दे रखा हुआ? निम्न में से कौन सा स्केल सबसे छोटा है? निम्न में से कौन सा स्केल सबसे छोटा है? अब यहाँ पर बताइए, इनका कैलकुलेट कीजिए, बताइए कैलकुलेशन करने के बाद कौन सी स्केल है जो सबसे छोटी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा यहाँ पे जो 4 रेशियो लिखा हुआ है, ठीक, वो 4 रेशियो 2 × 10⁵, 4 रेशियो 2 × 10⁵, मतलब 4 रेशियो 2 लाख। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी है आरएफ की वैल्यू दे रखी है 1/50,000। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपे, यहाँ पे निखिल श्रीवास्तव का ऑप्शन नंबर डी, निकिता का ऑप्शन नंबर बी, अपर्णा का ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोगों का यहाँ पे आंसर बी आया हुआ है, मैक्सिमम का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, दीपेश सोनी का ऑप्शन नंबर सी और निखिल का ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं पुनीत का बी एंड सी। ओके, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा स्केल है? निम्न में से कौन सा सबसे छोटा स्केल है? तो 1 बाई 1 करके हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। सबसे पहले 1 वाले को देखो, जब फर्स्ट वाले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखोगे कितना दे रखा है? 4/2 लाख। ठीक, 4/2 लाख दे रखा हुआ, इसको यहां से कैंसिल करो, कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 1/1/5 और कितने जीरो जाएंगे? 4 जीरो जाएंगे, 1/50,000 आ गया। ओके, हमने 4 रेशियो 2 लाख को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद क्या किया? उसे 1/50,000 हो गया। अब एक बार ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व कर लो कि ऑप्शन नंबर बी का आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर बी से हमारा क्या आंसर निकल के आएगा उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 5000, 3 जीरो ऑलरेडी उसमें लगे हुए हैं। मीटर दे रखा हुआ, जब मीटर से सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करोगे 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक, कितना हो गया? 1/5 और कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो हो गए। ओके, अब सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को देखो कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, यानी 1/1 से ऊपर सेंटीमीटर में है, 50 क्या है? मीटर में दे रखा है। मीटर को जब सेंटीमीटर पर कन्वर्ट करोगे 2 जीरो और यहाँ पे आ जाएंगे। सेंटीमीटर से हमारा सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, कितना आ गया? 1/5000।
ओके, इसके बाद अब देखो यहाँ पे बी वाले को उसने ऑलरेडी खुद कन्वर्ट किया हुआ है। हमारे पास 4 आंसर हो गए। एक आंसर था हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए का 1/5000। ऑप्शन नंबर ए का क्या आ रहा था, 1/5000। ऑप्शन नंबर बी से कितना आया हुआ था, 1/5 लाख। एंड ऑप्शन नंबर डी से कितना आया हुआ था, 1/5000। ओके, ऑप्शन नंबर डी से कितना आया हुआ है, 1/50,000। तो अब बताओ यहाँ पे सबसे छोटी स्केल कौन सी है, सबसे छोटा पैमाना कौन सा है। सबसे छोटी स्केल और सबसे छोटा पैमाना हमारा कौन सा है, ये बी वाला। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा हुआ है, सर्वेक्षण का मूल सिद्धांत क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हमारे कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, तो हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग 2 प्रिंसिपल पढ़े हुए थे। कौन कौन से पढ़े हुए थे, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते, इसके बाद फिर अपने ऑप्शन और आंसर देखेंगे। तो हम लोगों ने जो बेसिक प्रिंसिपल पढ़े हुए थे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग 2 पढ़े हुए थे। कौन कौन सा था हमारा, फर्स्ट था वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट। होल टू दी पार्ट मतलब वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट मीन्स पूर्ण से अंश की ओर। ध्यान देना, वो चेंज कर देता है, कभी अंश से पूर्ण की ओर भी लिख देता है, तो पूर्ण से अंश की ओर, वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट। फिर इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट था, यानी सेकंड टाइप था, सेकंड टाइप हमारा क्या था, बी पॉइंट देख लो यहाँ पे हमारा, टू लोकेट ए न्यू पॉइंट, टू लोकेट अ न्यू पॉइंट with reference to two other point। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे 2 टाइप्स पढ़े। कौन कौन से टाइप, एक हमारा पूर्ण से अंश की ओर, और दूसरा यहाँ पे कौन सा हमने पढ़ा, टू लोकेट ए न्यू पॉइंट विथ रेफरेंस टू अदर पॉइंट्स। विथ रेफरेंस टू 2 अदर पॉइंट्स मतलब पूर्ण से अंश की ओर। और जो हमारा सेकंड वाला है वो क्या है कि किसी एक नए बिंदु की स्थिति 2 सापेक्ष बिंदुओं की सहायता से ज्ञात करना। ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग थे। हम लोगों ने जो वहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़े हुए थे, 2 टाइप पढ़े हुए थे, वर्किंग फ्रॉम होल टू दी पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना या पूर्ण से अंश की ओर। ऑप्शन नंबर हमारा उसका जो सेकंड पॉइंट था वो कौन सा था, टू लोकेट ए न्यू पॉइंट विथ रेफरेंस टू 2 पॉइंट्स या विथ रेफरेंस टू 2 अदर पॉइंट। ठीक, किसी नए बिंदु की स्थिति 2 सापेक्ष बिंदुओं की सहायता से ज्ञात करना। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दे रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है अंश से पूर्ण की ओर मीन्स पार्ट टू होल। पार्ट टू होल ऑप्शन नंबर ए हमारा दे रखा हुआ है, पार्ट टू होल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दे रखा है पूर्ण से अंश की ओर यानी होल टू पार्ट। ऑप्शन नंबर सी है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर मीन्स हायर लेवल टू लोअर लेवल। ऑप्शन नंबर डी है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर मीन्स लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ कौन सा, होल टू दी पार्ट यानी होल टू दी पार्ट। यहाँ पे कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैक्सिमम सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो यहाँ पे राइट आंसर है ये सभी का सही आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होल टू दी पार्ट यानी पूर्ण से अंश की ओर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, प्रॉपर्टी लाइन को परिभाषित करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। प्रॉपर्टी लाइन को परिभाषित करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। संपत्ति रेखा को या प्रॉपर्टी लाइन को हम लोग परिभाषित करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कैडेस्ट्रल सर्वे, ऑप्शन नंबर बी है मिलिट्री सर्वे, ऑप्शन नंबर सी है इंजीनियरिंग सर्वे एंड ऑप्शन नंबर डी है सिटी सर्वे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के यहाँ पे बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति रेखा या प्रॉपर्टी लाइन को परिभाषित करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भूकर सर्वेक्षण या कैडेस्ट्रल सर्वे, ऑप्शन नंबर बी है सैनिक सर्वेक्षण या मिलिट्री सर्वे, ऑप्शन नंबर सी है इंजीनियरिंग सर्वेक्षण या इंजीनियर सर्वे,
ऑप्शन नंबर डी है नगर सर्वेक्षण या सिटी सर्वे। यहाँ पे देखते हैं तुम लोगों का आंसर क्या आया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ पे सभी का राइट आंसर आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैडेस्ट्रल सर्वे। संपत्ति रेखा को, प्रॉपर्टी लाइन को परिभाषित करने के लिए हम लोग जो वहां पे सर्वेइंग करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, कौन सा करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक मापन में सही मान से अधिकतम स्वीकृत सीमा तक विचलन को कहते हैं। एक मापन में सही मान से अधिकतम स्वीकृत सीमा तक विचलन को कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है परमिसिबल एरर, ऑप्शन नंबर बी है एक्सपेक्टेड एरर, ऑप्शन नंबर सी है सेफ एरर एंड ऑप्शन नंबर डी रेसिडुअल एरर। सही मापन से, सही मान से अधिकतम स्वीकृत मींस मैक्सिमम परमिसिबल कितना है। हम लोगों ने आरसीसी में पढ़ा हुआ था मैक्सिमम परमिसिबल कि सिर्फ हमें इतने की परमिशन है, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि अधिकतम स्वीकृत सीमा कितनी है, यानी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू हमारी क्या है। तो हमारा एरर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वीकार त्रुटि, यानी मींस हमारा क्या हो जाएगा परमिसिबल एरर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा कितना होगा, परमिसिबल एरर, ऑप्शन नंबर ए। अब परमिसिबल एरर यहाँ पे आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था। मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि यदि हमारी 20 मीटर की चैन है, 20 मीटर की चैन है, तो इस पे जो हम लोग एरर, कितना एरर हमारे लिए क्या होता है, परमिसिबल होता है। 20 मीटर की चैन पे कितना एरर हमारे लिए परमिसिबल होता है। इसी प्रकार से यदि हमारी चैन 30 मीटर चैन है तो 30 मीटर चैन पे वहां पे कितना एरर हमारे लिए परमिसिबल है, मतलब कुछ ना कुछ तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी कि जितना हमारे लिए क्या है कि यदि इतना एरर आ रहा है तो वो हमारे लिए परमिसिबल है, अदरवाइज परमिसिबल नहीं है। तो यदि 20 मीटर की चैन है तो यहाँ पे हमारा जो एरर होगा +-5 का होगा, +-5 का, ये हमारा किस पे होगा, +-5 का 20 मीटर की चैन पे परमिसिबल एरर होगा। इसी प्रकार से 30 मीटर की चैन पे हमारा जो एरर होगा +-8 का होगा। अब कोई मुझे यहाँ पे बताएगा, मैं यहाँ पे +- सिंबल यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो देख लो यहाँ पे इनकी जो यूनिट होगी mm पे होगी, यानी +-5 mm या +-8 mm। ओके, 30 मीटर की चैन के लिए जो हमारा परमिसिबल एरर होगा वो +-8 mm होगा, और इसी प्रकार से जो हमारी 20 मीटर की चैन है उसके लिए जो परमिसिबल एरर होगा +-5 mm होगा, जो कि यहाँ पे भी मेंशन है नोट पॉइंट करके। कि 20 मीटर की चैन में या जरीब में जो हमारी त्रुटि होती है, ठीक, ये स्वीकार जो सीमा होती है, स्वीकार त्रुटि होती है, कितनी हम लोग कंसीडर करते हैं, +-5 mm। वहीं पे यदि हमारी जो चैन है 30 मीटर की चैन है तो उस पे जो वहां पे स्वीकार त्रुटि होगी वो कितनी होगी, +-8 mm की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सतह पर त्रिभुज के, पृथ्वी की सतह पर त्रिभुज के 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए समतल त्रिकोणों के योग और गोलाकार त्रिकोणों के बीच के कोणों के मध्य का अंतर होता है। ये क्वेश्चन मैंने ज्यों का त्यों डिस्कस किया हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने ज्यों का त्यों डिस्कस किया हुआ था। यदि हमारा एरिया 195 स्क्वायर किलोमीटर तक है तो वहां पे जो हमारा क्या आएगा, समतल त्रिकोणों के योग और गोलाकार त्रिकोणों के योग के बीच जो हमारा डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितने का आएगा। ऑप्शन नंबर ए है 1 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 1 सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर डी है 1 रेडियन। कल की क्लास में मैंने ये डिस्कस किया हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मीन 1 सेकेंड। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। मेंशन भी है सर, थोड़ा समझा दीजिए इसको। मेंशन भी है, यदि हमारा जो हम लोग एरिया, जिस एरिया का हमें एरिया मतलब मेजरमेंट करना है पृथ्वी के किसी भूभाग का, ये क्षेत्र का हमें क्या करना है, उसका मेजरमेंट करना है। यदि वो हमारा एरिया कितना है 195 स्क्वायर किलोमीटर तक है, तो पृथ्वी की सतह को ध्यान में रखते हुए, पृथ्वी की सतह को ध्यान में रखते हुए, ठीक, जरीब सर्वेक्षण के त्रिभुज के कोणों समतल सतह मानकर, ठीक, समतल सतह मानकर किए गए जारी सर्वेक्षण के त्रिभुज के कोणों में 1 डिग्री से या 1 सेकंड से अधिक होता है। मींस यहाँ पे जो हमारा एरर आएगा 1 सेकंड से अधिक आएगा। जबकि देखो हम लोगों ने क्या माना हुआ था, जो हमारा प्लेन सर्वे था, प्लेन सर्वे में क्या माना हुआ था कि यदि हमारा 250 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया है, 250 स्क्वायर किलोमीटर तक का हमारा एरिया है, तो उस एरिया का हम लोग क्या करेंगे, प्लेन सर्वे के अंतर्गत हम लोग उसका सर्वेइंग करेंगे।
समतल सर्वेक्षण के अंतर्गत हम लोग उसकी सर्वे, यहाँ पे हमारे पॉइंट क्या दे रखा हुआ है, या 195, उसमें जो हमारा डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितने का आएगा, 1 सेकंड से अधिक का आएगा। ठीक, यानी वहां पे हमारा जो डिफरेंस आएगा कितने का आएगा, 1 सेकंड से अधिक आएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है निरूपक भिन्न के हर में, निरूपक भिन्न के हर में वृद्धि के साथ नक्शों का मापक होगा। निरूपक भिन्न के हर में वृद्धि के साथ नक्शे का मापक होगा। ठीक, यहाँ पे जानते होंगे एक अंश होता है, नीचे हर होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आर एफ बराबर मैप डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस। ओके, तो ये हमारा जो मैप डिस्टेंस है ये क्या है, अंश है। जो एक्चुअल डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैप डिस्टेंस है हमारा क्या अंश है, जो एक्चुअल डिस्टेंस इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक, इनकी इंग्लिश क्या होती है, अंश और हर की इंग्लिश क्या होगी, अंश और हर की इंग्लिश क्या होती है यहाँ पे, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि हर के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, यानी मींस डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम लोग इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये बताइए जो हमारा आर एफ आएगा, आर एफ क्या होगा, लीस्ट वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर ए है कम होता है, ऑप्शन नंबर बी या तो कमी या तो वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर सी बढ़ती है, और चलो ये ऑप्शन नंबर डी में यहीं पे लिख देता हूं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब हम लोग हर पे डिनोमिनेटर पे इंक्रीज करते हैं या वृद्धि करते हैं तो उस केस में जो हमारी आर एफ की वैल्यू आती है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या है, वर्नियर स्केल के 10 खंड, 10 खंड एक मुख्य स्केल के प्रत्येक 0.1 mm के 11 खंडों के बराबर है। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होगा, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा। इसमें यहाँ पे एक सहायक स्केल दे रखी हुई है, एक हमारी मेन स्केल दे रखी है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि वर्नियर स्केल पे 2 स्केल होती हैं, वर्नियर स्केल पे 2 पैमाने होते हैं, एक हमारा मेन पैमाना होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, उसका सहायक पैमाना होता है। ठीक, तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा हुआ था कि जो हम लोग लीस्ट काउंट निकालेंगे तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, जो मुख्य स्केल पे सबसे छोटे भाग की वैल्यू होगी उतना डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के हमारे कितने खंड हैं, मींस जो उसका सहायक पैमाना है उस पे कितने खंड दे रखे हुए हैं। तो उसका हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, एस अपॉन एन, एस अपॉन एन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। यहाँ पे एस क्या है, उसकी मुख्य स्केल पे सबसे छोटे भाग की वैल्यू क्या है, तो सबसे छोटे भाग की यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1 mm। ठीक, एन क्या है, एन क्या है हमारा कि सहायक स्केल पे कितने खंड है, ये कितने पार्ट है। तो यहाँ पे कितना दे रखा हुआ कि सहायक स्केल पे हमारे क्या है, 10 खंड है, और जो मुख्य स्केल है उसके एक खंड की जो वैल्यू है, एक पार्ट की जो वैल्यू है 0.1 mm है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 0.01, 0.01। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 0.01, ऑप्शन नंबर बी है 0.1, ऑप्शन नंबर सी है 1.1 एंड ऑप्शन नंबर डी है 0.009। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.01। सर ये भी तो दिखाया आगे 11 अंशों के बराबर है। बेटा 11 अंशों के बराबर, 11 खंडों के बराबर है, लेकिन जो यहाँ पे देखो हम लोग क्या देखते हैं कि उसका मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मुख्य स्केल के प्रत्येक 0.1 mm के, प्रत्येक 0.1 mm के 11 खंडों के बराबर है। मतलब जो हमारा 0.1 mm का एक खंड है उसके 11 खंडों के बराबर है।
जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है मुख्य स्केल पे हमारी, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है 0. वो वैल्यू डिवाइड बाय जो हमारी सहायक स्केल पे जो वैल्यू होती है उसको कंसीडर करते हैं, यानी S अपॉन n। यहाँ पे जो हमारा मुख्य स्केल पे दे रखा हुआ सबसे लीस्ट वैल्यू 0.1 mm है, और इसके बाद जो उसके वो पार्ट है वो पार्ट हमारे 10 पार्ट दे रखे हुए हैं, ठीक। यानी 0.1 mm डिवाइड बाय 10, इससे हमारा क्या निकल आएगा 0.01 हमारा इसका लीस्ट काउंट निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, भूगर्भीय सर्वेक्षण में दो अलग अलग जगहों पर प्लम्ब लाइन, भूगर्भीय सर्वेक्षण में दो अलग अलग जगहों पर साहुल रेखा या प्लम्ब लाइन, ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी की सतह पर काटता है, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी के केंद्र पर काटता है, ऑप्शन नंबर सी है एक दूसरे के समांतर होता है, ऑप्शन नंबर डी है एक दूसरे के लंबवत होता है। भूगर्भीय सर्वेक्षण में अलग अलग जगहों पर जो हमारी प्लम्ब लाइन होती है, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की सतह पे काटता है, कि ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के केंद्र पर काटता है, ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे के समांतर होता है, ऑप्शन नंबर डी एक दूसरे के अवलंब होता है। यहाँ पे अभी तक जिसका आंसर आया हुआ है ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर काटता है, मींस ऑप्शन नंबर बी। भूगर्भीय सर्वेक्षण में दो अलग अलग जगहों पर जो हमारी प्लम्ब लाइन होती है पृथ्वी के केंद्र पर काटती है। और इस टॉपिक के बारे में डिटेल से यदि स्टडी करना हो तो अपना लेवलिंग वाला टॉपिक ओपन कर लेना। लेवलिंग वाले टॉपिक में बहुत डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हमारी प्लम्ब लाइन क्या होती है, लेवल लाइन क्या होती है, ठीक। वो सब तुम्हें पॉइंट उस जगह पे मिल जाएगा, बहुत डिटेल से स्टडी मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो कि जो भूगर्भीय सर्वेक्षण होता है हमारा, भूगर्भीय सर्वेक्षण में जो दो अलग अलग हमारी क्या होती हैं, अलग अलग जगहों पर जो प्लम्ब लाइन होती हैं पृथ्वी के केंद्र पर काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज के आंतरिक कोणों का युग्म एक अच्छी स्थिति में त्रिकोण दिखाता है, मींस वेल कंडीशन ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल। बताइए यहाँ पे वेल कंडीशन ट्रायंगल हमारा क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या दे रखी होती है। यहाँ पे एंगल हमारा दे रखा हुआ ऑप्शन नंबर ए है 20, 90, 70, ऑप्शन नंबर बी है 25, 45, 110, ऑप्शन नंबर सी है 40, 125, 15, ऑप्शन नंबर डी है 35, 80, 65। यहाँ पे हमें चारों ऑप्शन दे रखे हुए हैं और एक ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, और त्रिभुज पे यहाँ पे देखो सबका जो सम आ रहा है हमारा 180 ही आ रहा है, ठीक। सबका सम हमारा कितना आ रहा है 180 ही आ रहा है। इसके मतलब क्या है, सभी ट्रायंगल को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन किस कंडीशन पे, जब हम लोग सर्वेइंग करते हैं तो सर्वेइंग में हमारा क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा पार्ट होता है, मान लो हमारा कुछ इस प्रकार से पार्ट है, हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वेक्षण वाला जो हमारा पार्ट है यानी एरिया है जिसका हमें सर्वेक्षण करना है, कुछ इस प्रकार से एरिया है, ठीक। ध्यान देना, यहाँ पे हमें जिस पार्ट का सर्वे करना है, मान लो ये हमारी फील्ड ए है, तो इस पूरे पार्ट का सर्वे करने के लिए या इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और जो छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, ट्रायंगल के शेप में बना लेंगे, ठीक। देखो जहां जहां से हमारा ट्रायंगल बन रहा हो उसको वहां से ट्रायंगल बना करके ऐसे क्या करोगे, यहाँ से ऐसे कंसीडर कर लोगे, ट्रायंगल बन गया, ठीक। यहाँ से ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ से ये बन गया, ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल बना करके उसको क्या करोगे वहां पे हम लोग उसका पूरा ओवरऑल एरिया निकालेंगे। मोस्टली हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पूरे पार्ट को हम लोग त्रिभुज के रूप में डिवाइड कर दें। यदि कहीं पे हमारा कोई पार्ट ट्रायंगल के रूप में हम लोग नहीं डिवाइड कर पाते तो देख लो वहां पे कि कहीं ऐसा तो नहीं है स्क्वायर बन रहा हो या रेक्टेंगुलर बन रहा है या ट्रेपेजियम बन रहा हो, ठीक। लेकिन मोस्टली हमारी कंडीशन क्या होती है कि हम लोग उसको ट्रायंगल के रूप में चेंज कर दें। जब वहां पे ट्रायंगल के रूप में चेंज करेंगे तो एक हमारी कंडीशन आती है वेल कंडीशंस ट्रायंगल। कंडीशंस ट्रायंगल मींस अच्छी स्थिति में त्रिकोण, हिंदी होती है सुआकारीय, उसकी हिंदी होती है सुआकारीय त्रिभुज। हो सकता है कि हिंदी वालों को शुद्ध हिंदी लिखी हुई मिल जाए, सुआकारीय त्रिभुज, ठीक। वेल कंडीशंस ट्रायंगल की जो हिंदी होती है सुआकारीय त्रिभुज, उस त्रिभुज की हमारी कंडीशन होती है कि इसका जो हमारा कोण होगा, इसका जो कोण होगा इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारे कोण होंगे वो 30 से यानी 30 डिग्री से 120 डिग्री के मध्य होने चाहिए। इस ट्रायंगल की हमारी कंडीशन क्या होती है, यदि हमारा वेल कंडीशन ट्रायंगल है तो वेल कंडीशन ट्रायंगल पे त्रिभुज के तीनों कोण
30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में होने चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए पे देखो, सबसे पहले हमारा 20 दे रखा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये वेल कंडीशन नहीं इल कंडीशन होगा। वेल कंडीशन ना होके क्या हो जाएगा हमारा, एक देखना यहाँ पे, एक हमारा होता है वेल कंडीशन, दूसरा क्या होता है इल कंडीशन। ध्यान देना, वेल कंडीशन का मतलब क्या है कि जिसमें हमारी जो वैल्यू होगी वो 30 से 120 डिग्री के बीच में है, तो वो हमारा ट्रायंगल कौन सा होगा, वेल कंडीशन ट्रायंगल होगा। यदि हमारी वैल्यू 30 से 120 के बीच में आ रही है, ट्रायंगल के कोणों की वैल्यू, त्रिभुज के कोणों का मान यदि हमारा 30 अंश से 120 अंश के मध्य आ रहा है, तो जो हमारा त्रिभुज होगा सुआकारी त्रिभुज या वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाएगा। यदि उनकी वैल्यू 30 से कम और 120 से ज्यादा तक वेरी कर रही है, तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो इल कंडीशन ट्रायंगल कहलाएगा, इल कंडीशन ट्रायंगल कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो वेल कंडीशन से हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ उसने कि कौन सी किस कंडीशन, जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं कि कौन से यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, 30 डिग्री से 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए पे देखो, पहला ही पॉइंट उसने 20 दे रखा है, पहला पॉइंट उसने, ये पहला एंगल उसने 20 दे रखा है, इसके मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे देखो, उसने पहला ही एंगल कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग हो गया। हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी पे देखो, ऑप्शन नंबर सी पे देखो, पहला तो चलो ठीक है 40 है, यानी 30 को क्रॉस कर गया। अगला एंगल हमारा नेक्स्ट एंगल यहाँ पे कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, 120 दे रहा है, मतलब 125 दे रहा है। 125 का मतलब क्या है, 120 को क्रॉस कर गया। जब 120 क्रॉस कर गया, इसका मतलब क्या, हमारे वेल कंडीशन से नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग हो गया। फिर हमारा यहाँ पे लास्ट बचता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पे देखो, पहला जो एंगल है, पहला एंगल कितना दे रखा है, 35 डिग्री दे रखा है, यानी 30 से 120 के बीच में है। सेकंड एंगल यहाँ पे 80 दे रखा है, 80 भी हमारा क्या है, 30 से 120 के बीच में है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट दे रखा हुआ कितना, 65 डिग्री, और 65 भी हमारा क्या है, 30 से 120 के बीच में है, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी।